Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to start with a new chapter that is lesson 4 share and share capital. हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है एवरी चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड एक्सेप्ट फॉर 3 and 4 चैप्टर्स, मतलब 2-3 चैप्टर्स बचे हैं जो कंप्लीट करना बाकी है, लेकिन वी विल कंप्लीट दोज चैप्टर्स आल्सो. शेयर एंड शेयर कैपिटल वी आर डूइंग एट द एंड ऑफ दिस entire course, because share and share capital is something which you all have studied throughout your career. ठीक है, and do not expect कि you are just going to revise those what you have studied earlier. यहाँ पे कुछ नए concepts भी आपको देखने को मिलेगा, and ये सारी चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है. इस chapter में से अच्छा खासा questions बन जाता है. Normally this chapter is a basic chapter, लेकिन still it has a lot of important informations which you will need throughout your entire career. So make sure that you are paying attention to this chapter. ठीक है. Now when we talk about share and share capital, by the way, this chapter has 48 pages. We have to complete this chapter within maximum 3 sessions. Okay. Share and share capital. Now when we talk about share, it is one share. एक शेयर हो सकता है. ठीक है, एक शेयर हो सकता है. अच्छा, शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड शेयर? This is my share, this is your share. A portion. A portion. ठीक है. Now, if I have a pizza, ठीक है, if I tell you that this is my share, that means this is my portion. This portion is mine. This portion is mine. यही है इसका मतलब, right? So when we talk about share, it also means that कंपनी, when it is related to company, कंपनी का एक हिस्सा मेरे पास है, कंपनी का एक हिस्सा मेरे पास है. ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास है, बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इन द कंपनी. ठीक है. अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि कंपनी को कितने स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाए, कितने शेयर हो सकते हैं, एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ शेयर्स, कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं. ठीक है, कि एक पिज़्ज़ा आपको दिखेगा, देखो हर स्लाइस पिज़्ज़ा का सेम नहीं होता, कुछ स्लाइसेस में टॉपिंग्स जो है ज़्यादा रहते हैं, जो मैं प्रेफर करता हूँ फटाफट खींच के ले लेता हूँ. ठीक है, वाइल वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमॉन्ग माई सिबलिंग्स. सो नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. एक स्लाइस होता है जो छोटा होता है. सो ईच एंड एवरी स्लाइस आर डिफरेंट. इसी प्रकार से कंपनी का जो शेयर है, इस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, वो आज हम लोग जानेंगे. स्टार्ट कर रहे हैं विद अ सिंपल थिंग, मीनिंग and type of share capital. When we talk about share capital, what does it mean? Capital is the essential element for starting and running a business and for funding the future projects. It's often seen as money used to make more money. ठीक है, कोई भी कंपनी खोला है, कंपनी में क्या चाहिए होगा? कैपिटल चाहिए होगा. कैपिटल वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट से तुम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो. अब अगर तुम्हारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है या फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, देन व्हाट डू? यू इशू शेयर्स. तुम अपने बिजनेस का हिस्सा जो है वो दे देते हो किसी और को, एंड कहते हो, अपना आइडिया शेयर करते हो, एंड कहते हो कि मेरा ये सोच है, मेरा ये प्रोजेक्ट्स है, तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन कम अलॉन्ग, यू कैन कम ऑन बोर्ड, and we will give you a share of the company and you will give us capital with which we are going to start the entire business. तो यही होता है. Got it? अब सोर्स क्या हो सकते हैं? देखो, कैपिटल, कंपनी में कैपिटल जमा करने के लिए 2 प्रकार के सोर्स होते हैं. पकड़ लो, एक सिंपल चीज़ समझो, तुमको जाना है पिकनिक में. कहाँ पे जाना है? पिकनिक पे जाना है. ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 सोर्स हो सकते हैं, एक है मम्मी से पैसा ले लो या फिर डैडी से पैसा ले लो, है ना. मम्मी डैडी दोनों से पैसा तुम ले सकते हो, दोनों अलग अलग सोर्स हैं. इसी प्रकार के 2 प्रकार के सोर्स यहाँ पर भी होता है कंपनी में. एक होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी. एक होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी. डेट पकड़ लो, व्हेन यू टेकिंग मनी फ्रॉम योर डैड इट्स अ डेट, व्हेन यू टेकिंग मनी फ्रॉम योर मॉम इट्स एन इक्विटी. भाई सर, वाई लाइक दैट? मम्मी से पैसा जो तुम लेते हो ना, वो वापस देने का ज़्यादा डर नहीं रहता है, वो पैसा वापस करने का डर कम रहता है. लेकिन पापा से जो पैसा तुम लेते हो ना दोस्तों, अब हर घर में एक केस नहीं होता है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ. ठीक है, हमारे घर पे इसी प्रकार का केस है, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ दोस्तों कि पापा से पैसा लिया तो लगता है, मन में ऐसा लगता है कि यार कब रिटर्न करे पैसा, है ना. तो ये डेट होता है एक प्रकार का लोन. यू टेक लोन फ्रॉम योर डैड, लोन.
ठीक है। एंड इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है मम्मी को गया तो मम्मी हम जाएंगे पिकनिक पे एंड तुम्हारे लिए एक मैं पिज़्ज़ा स्लाइस लेकर आऊँगा, एक हिस्सा मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, आपके लिए लेकर आएंगे। कौन? हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? पिकनिक पे, तो वहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो डेट होता है लोन दैट यू टेक, ठीक है, और इसको तुमको पेमेंट करना होता है इंटरेस्ट के साथ, मंथ तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट भी पेमेंट करना होता है, ठीक है। इसमें कोई तुम्हारा हिस्सा विस्सा नहीं जाता कंपनी का, ठीक। लेकिन हाँ, तुम चार्ज क्रिएट कर देते हो, बैक करते हो तुम्हारे डेट को। सिक्योर्ड डेट क्या होता है? बैकिंग करना, कि बाई चांस अगर तुम लोन ना दे पाए तो तुम्हारे कंपनी का कौन सा वो एसेट है जिसको बेच कर हम उस लोन का रिकवरी कर पाए, ठीक है। तो कोई भी लोन तुम ले रहे हो जो सिक्योर्ड लोन होगा वो सिक्योर्ड डेट होता है, तो उसके पीछे तुमको कोई ना कोई एसेट जो है वो गिरवी रखना होता है, जिससे हम लोग नॉर्मल भाषा में हम लोग चार्ज कहते हैं, चार्ज क्रिएट किया जाता है ना। हम लोगों ने चार्ज का चैप्टर देख रखा है, ठीक। मनी ओन्ड बाय द कंपनी दैट नीड्स टू बी पेड बैक, दिस इज नीडेड टू बी पेड बैक। नाउ डेट जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। इफ इट इज नॉट सिक्योर्ड बाय एनी एसेट, इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, देन इट्स अनसिक्योर्ड, बट इफ इट इज बैक्ड बाय एनी एसेट देन इट इज अ सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड लोन। Now, equity is something money invested by the owners in exchange of ownership. Now, when I'm asking somebody, please invest in my business, they want shares in return. That means they are asking for ownership of the business. अगर आपके पास एक शेयर भी है, अगर रिलायंस का एक शेयर भी तुम्हारे पास है दोस्त, तो तुम भी रिलायंस कंपनी का मालिक ही हो। समझ में आ रहा है? तुम भी रिलायंस कंपनी का मालिक हो। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? सच्ची में बता दो, समझ में आ रहा है? So money invested by owners in exchange of ownership, which generally we do not have to pay back, which generally does not need to be paid back, ठीक है, unless the company is wound up or shares are bought back. ये अलग कंसेप्ट है। शेयर्स बॉट बैक मतलब बाय बैक ऑफ शेयर्स, वो अलग होता है। या फिर कंपनी तुम्हारा वंड अप हो जा रहा है तो तुम अपने पैसे को, शेयर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके पैसे को रिटर्न करना होता है। ये डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना तुमको डेट एंड इक्विटी के बारे में क्लियर हो चुका है? सर ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक करा रहे हो सर। हाँ, अभी धीरे धीरे आएंगे हम लोग। देखो, रिलेशन टू शेयर कैपिटल फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कैपिटल स्पेसिफिकली मीन्स शेयर कैपिटल, which is the capital divided into specified numbers of shares each of a fixed amount. तो ये कैपिटल रहेगा, ये पूरा तुम्हारा कैपिटल, ये पिज़्ज़ा जो है पूरा तुम्हारा कैपिटल। नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल पीसेस, ठीक है। ये शेयर पकड़ लो, ये 50 शेयर, ये 40 शेयर, ये 1 शेयर, ये 2 शेयर, इस प्रकार से इट इज़ डिवाइडेड, ठीक है। नाउ हर एक शेयर का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, मतलब हो सकता है यहाँ पे 5 शेयर हो, लेकिन हर एक इंडिविजुअल शेयर का अमाउंट फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़, ये पूरा पिज़्ज़ा का अमाउंट है, पिज़्ज़ा का अमाउंट पूरा शेयर का अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, विच इज़ डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है, विच कैन बी डिवाइडेड टू 50,000 शेयर्स। मतलब कितने स्लाइसेस है, कितने शेयर के स्लाइसेस, कितने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस है, तो 50,000 स्लाइसेस है। लेकिन ईच शेयर, अगर तुम एक शेयर खरीदना चाहते हो, ये जो पिज़्ज़ा का स्लाइस होगा, तुम अगर एक लेना चाहते हो, 50,000 स्लाइसेस है, इसमें से एक लेना चाहते हो, तुमको 10 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है, ऑफ 10 ईच। समझ में आ रहा है? 10 ईच हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है। अगर लोडेड वाला पिज़्ज़ा हो तो 100 रुपये, और अगर नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको नॉर्मल वाला जो होता है, ठीक है, उसमें वेज पिज़्ज़ा अगर है तो तुम्हारा 10 रुपीज़ पर ईच पर स्लाइस। समझ में आ रहा है? तो ये स्लाइसेस वगैरह पिज़्ज़ा रिलेट कर पा रहे हो? ईजी, गॉट इट, ईजी पीजी। अच्छा, अब डेफिनेशन वगैरह इसको गोली मारो, ये दैट इज़ नॉट एसेंशियल। सीधा इधर आ जाओ, डेफिनेशन एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर कैपिटल के अलग अलग टाइप, ठीक है, या फिर अलग अलग डेफिनेशन। एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, लेकिन अलग अलग वे में हम लोग इसको देखते हैं, अलग अलग जो है हम लोग इसका डेफिनेशन लगाते हैं। सबसे पहला है नॉमिनल ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है नॉमिनल, ऑथराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों सिनोनिम्स है एक ही वर्ड का। नॉमिनल कैपिटल कह सकते हो, ऑथराइज्ड कैपिटल कह सकते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल कह सकते हो, तीनों का मतलब एक ही है। क्या है मतलब ये होता है कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें तुम एक लिमिट दे देते हो, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख,
ये लिमिट है, या फिर 50 करोड़ ये एक लिमिट है, ये तुम लिख देते हो कि ये हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। इसका मतलब ये कि कंपनी, अगर एक बार तुमने अपने कंपनी को बनाने के समय पे एमओए में लिख दिया 50 लाख या फिर 50 करोड़ लिख दिया, इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल अगर 50 लाख हो, इसका मतलब ये कि तुम कितना पैसा उठा सकते हो मैक्सिमम फ्रॉम द पब्लिक, फिर सिर्फ 50 लाख। तो अगर तुम्हारे एमओए में कितना तुमको लिखना है नहीं लिखना है, ये सोच समझ के करना होता है, ठीक है। ये तुम मैक्सिमम उठा सकते हो पब्लिक से, इससे ज़्यादा तुम उठा नहीं सकते। ऐसा कोई कंपनी नहीं होता कि एक बार में 50 लाख उठा ले। पकड़ लो, पहला तुमने आईपीओ लाया, तुमने 10 लाख तुमने उठाया है। कितना? 10 लाख तुमने उठाया, 10 लाख तुमने उठाया है। क्या ये समझ में आ रहा है? गॉट इट? सो 10 लाख तुमने उठाया। कितना उठाया बता दो फटाफट? 10 लाख तुमने उठाया है। ऑलराइट, तो ये होता है, ये जो तुमने उठाया ना 10 लाख रुपए तुमने उठाया है पब्लिक से। 50 लाख तुम्हारा कितना था, ये मैक्सिमम तुम उठा सकते हो। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑथराइज्ड या फिर नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, कहते हैं। और जो 10 लाख तुमने इस 50 लाख में से 10 लाख तुमने पब्लिक से ऑलरेडी उठा लिया है। अच्छा, पब्लिक से तुम उठा रहे हो, तो ये 10 लाख रुपीस उठा रहे हो, तो इसके बदले क्या दे रहे हो? शेयर दे रहे हो ना, शेयर दे रहे हो ना दोस्तों, शेयर दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो शेयर दे रहे हो इसके बदले, उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, कितना तुमने इशू किया, कितना पब्लिक ने, तो कितना तुमने इशू किया है, ठीक है। पकड़ लो, इस 50 लाख में से 10 लाख तुमने इशू किया। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा देखो, इसको पढ़ो एक बार। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इतना मैक्सिमम कैपिटल तुम उठा सकते हो अगर एमओए में लिखा है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ? नॉमिनल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड। अब 50 लाख में से तुमने 10 लाख इशू किया, 10 लाख पैसा तुमने पब्लिक से मांगा है। जो तुमने पब्लिक से मांगा है उसको कहा जाता है क्या? इशूड कैपिटल। क्या बताओ? इशूड कैपिटल। क्या बताओ? इशूड कैपिटल, ठीक है। तुमने इशू किया, इतना पैसा मांगा है। जरूरी नहीं है कि इतना ही पैसा तुमको मिले। पकड़ लो, 10 लाख में से तुमको सिर्फ मिला है 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपीस। तो ये जो 7 लाख है, ये है सब्सक्राइब्ड मतलब द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट हैज बीन सब्सक्राइब्ड फॉर और टेकन अप बाय द मेंबर्स, कि कितना पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, कितना पब्लिक ने क्या किया? सब्सक्राइब किया। समझ में आ रहा है? गॉट इट? ठीक है। अब सुनो ये हो गया तुम्हारा सब्सक्रिप्शन। अब जब शेयर इशू होता है, क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आएगा, है ना। शेयर एप्लीकेशन आएगा, तो मतलब एप्लीकेशन मतलब इतना सब्सक्रिप्शन आया है, इतना सब्सक्रिप्शन के लिए आए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या तुम ये पूरा 7 लाख, पकड़ लो, एक शेयर का दाम अगर 100 रुपये है, अगर एक शेयर का दाम अगर 100 रुपये, क्या तुम एक बार में 100 रुपये को बुला लेते हो? क्या एक बार में 100 रुपये? नहीं। हम लोग क्या करते? कॉल्ड अप, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। तो जितना तुम मांग रहे हो इन 100 रुपये में से, अगर तुम 10 रुपये मांग रहे हो, 20 रुपीज़ मांग रहे हो, 30 रुपीज़ मांग रहे हो, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बताओ क्या कहते हैं हम उसको? कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आ रहा? अब इस कॉल्ड अप कैपिटल में से भी जितना पेमेंट हो जाए, जितना तुमको पेमेंट मिल जाए बाय द शेयर्स, तुमने कॉल अप किया, उन्होंने सब्सक्राइब जरूर किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं खरीदूंगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन उन्होंने किया, अंडरस्टूड। लेकिन जब तुम कॉल किए, तुमने क्या किया? कॉल 10 रुपये कॉल किया, या फिर 20 रुपये, या फिर 30 रुपये। हो सकता है इस कॉल में से कुछ अमाउंट तुमको मिले, कुछ अमाउंट ना भी मिले, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं बताओ? फॉरफीचर कर देते हैं, ठीक है ना। अकाउंट्स वाला चीज़ है। अब 20 रुपये में से पकड़ लो, अगर 10 रुपये तुमको आया, तो जितना आया, फाइनली जितना आया, उसको हम लोग कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, जो तुमने रिसीव किया, और क्रेडिटेड एज पेड अप, उन्होंने, तुमने कॉल किया और उन्होंने पे किया, ठीक है, बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पेड अप कैपिटल। क्या ये समझ में आ चुका है? ये तो बेसिक चीज़ है, अंडरस्टूड, बेसिक चीज़ है, साइंस वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात? आई होप नो, आई होप देयर इज नो दिक्कत वाली बात, ठीक, ये क्लियर हो चुका है। अब सीधा हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। इन दोनों के बारे में तुमको पता है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये, अगर तुमने इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदा कंपनी का, इसका मतलब तुम कंपनी का मालिक, ठीक है। इसमें तुमको मिलता है वोटिंग राइट्स, प्रॉफिट शेयरिंग, वाइंडिंग अप के समय पे तुम जो है तुम्हारा लाइबिलिटी भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल्स आर पेड ओनली आफ्टर ऑल द क्रेडिटर्स आर प्रीफर्ड, क्योंकि मालिक को तब मिलेगा, अगर तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है तो मालिक को तब मिलेगा जब बाकी सारे क्रेडिटर्स को मिल जाए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फीचर्स इस इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर तुमने एक शेयर खरीदा उसके बदले तुमको वोटिंग राइट मिलता है, वोट करने का राइट मिलता है, और एक टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है, एज टू डिविडेंड वोटिंग अदरवाइज। इसका मतलब ये कि कुछ प्रकार के शेयर्स ऐसे होते हैं जिसके राइट्स अलग होते हैं। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि तुमने एक इक्विटी शेयर खरीदा तो तुमको एक वोट मिले, हो सकता है कि तुमने 10 इक्विटी शेयर खरीदा तब जाके तुमको एक वोट मिले। समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल, DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। ये अलग प्रकार के शेयर्स होते हैं। टाटा मोटर्स वगैरह जो है इशू कर रखे हैं, तुमको बाद में दिखाऊंगा मैं, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है, ये अलग है, ये थोड़ा डीप जा रहा है ये चीज़, लेकिन इतना तुमको दिमाग में रख लेना है कि एक शेयर के बदले ऑब्वियसली तुमको नॉर्मली एक ही वोट मिलता है। और अगर पकड़ लो एक शेयर के बदले तुमको वोट का 19-20 हो रहा है, मतलब पकड़ लो 10 शेयर खरीदो तब जाके एक वोट मिल रहा है, या फिर तुमने एक शेयर खरीदा और तुमको 10 वोट मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये अलग है, ठीक। लेकिन ये इक्विटी के अंदर ही आता है, अंडरस्टूड। तो ये सारे फीचर्स रहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होता है, इसका जो डिविडेंड पेमेंट होता है ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट रहता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड रहता है। प्रेफरेंस शेयर जैसे हम लोग कहते हैं 12% डिविडेंड, 12% डिविडेंड कहते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग 12% इक्विटी शेयर कहते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। इक्विटी शेयर जनरल हैव, ये तो वोटिंग राइट, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर कंपनी एज डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स, ये सब इक्विटी शेयर को मिलता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता, जिस प्रकार से कमाई होगा उसी प्रकार से तुमको मिलेगा तुमको डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड अमाउंट, कमाई अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, तुमको फिक्स्ड प्रकार का जो है मिलेगा डिविडेंड, अंडरस्टूड, इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसलिए प्रेफरेंस शेयर जो है ये मालिक नहीं होता, ये एक प्रकार का लोन वाला सिस्टम ही हो गया। लेकिन हम लोग लोन नहीं कहेंगे क्योंकि ये डेट नहीं है, ये है इक्विटी, सॉरी ये है प्रेफरेंस, ये है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है। कैपिटल रीपेमेंट सबसे पहले तुम्हारा होगा इक्विटी शेयर पेमेंट को, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले तुम्हारा होगा। क्यों? अच्छा सर, इक्विटी अच्छा है या फिर प्रेफरेंस अच्छा है? प्रेफरेंस शेयर होल्ड प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो सेफ है, कंपनी अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है तुमको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर तुम इक्विटी ले रहे हो, पकड़ लो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया, लेकिन फिर भी तुमको पकड़ लो कंपनी ने एक साल में 500 करोड़ कमा लिया है, तो बहुत ज़्यादा बवाल कमा लिया है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 12% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है इसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका कमाई ज़्यादा हुआ है। पकड़ लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 50,000 रुपये मिला एज डिविडेंड, लेकिन इसी प्रकार से इक्विटी शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं रहता, अच्छा कमाई अच्छा रिटर्न, ठीक है। इसी प्रकार से पकड़ लो कंपनी का अगर सेल्स वेल्स बहुत कम हो गया, 10 करोड़ रुपीज़ कमाई हुआ पूरा साल में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रिटर्न मिलेगा, ठीक है। 12% नहीं मिलेगा, चाहे तुमने अच्छा किया हो, तुम्हारे कंपनी नहीं ना अच्छा किया हो, लेकिन 12% नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर उसी प्रकार से इनको शायद ना भी मिले कुछ, या फिर 100 रुपये मिल जाए सिर्फ। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल में डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ठीक है। इरिडीमेबल नहीं कर सकते, याद रखियो। वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये मैं तुमको बताऊंगा, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में बदलने का एक ऑप्शन देना, ये ऑप्शन रहता है, तो वो है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब चेंज नहीं हो सकता, ठीक है।
क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर लो किसी साल अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट ना किया, ठीक है, नहीं कर पाए इस साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट 12% ना दे पाए, ठीक ना दे पाए, तो इस साल का जो हम लोगों ने डिविडेंड हमको मिलना था वो जमा होगा, वो क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। जिस साल तुम दे पाओगे उस साल पूरा एक्यूमुलेट होकर पूरा का पूरा दोगे। पिछले 2-3 साल का जो तुमने नहीं दिया वो एक साथ मिला के दोगे चौथे साल में, जिस भी साल तुम दे रहे हो, और इक्विटी से पहले देना होगा, ठीक है। यह क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये फायदेमंद ज़्यादा है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है जिस साल ना पेमेंट कर पाए ना कर पाए, ठीक है, अगले साल देखेंगे, इस प्रकार का। इफ द कंपनी डजंट पे द डिविडेंड इन द करंट ईयर, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम फॉर दैट डिविडेंड इज लॉस्ट, तो उस साल तुम ले नहीं सकते। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि तुम्हारा डिविडेंड अगर इस साल पेमेंट ना हो पाए तो वो जमा होता जाएगा, जिस साल पेमेंट होगा उस साल सारे सालों का मिला के तुमको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल हो चुका है। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये है पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग का क्या है? हैव एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट बियॉन्ड द प्रेफरेंशियल डिविडेंड। नॉट पार्टिसिपेटिंग एंटाइटल्ड ओनली ऑन द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नो शेयर्स इन सरप्लस प्रॉफिट एंड एसेट्स। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डिंग में भी आपको एक प्रकार का ऑप्शन मिलता है, ये ज़्यादा कंपनीज जो है वो इशू नहीं करते हैं, वो है पार्टिसिपेट नॉन पार्टिसिपेट। अगर पकड़ लो बहुत ज़्यादा सरप्लस कंपनी ने कमा लिया है तो उस सरप्लस अमाउंट पे भी एक प्रकार का फिक्स्ड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा, एडिशनल पैसा मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेट मतलब एकदम जो मैंने बताया है 12% तुमने जो राजी किया है उसी प्रकार तुमको उतना ही तुमको मिलेगा, इससे ज़्यादा ना कम, ठीक। वोटिंग राइट में देख लिया। अच्छा, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल तुमको समझा दिया है मैंने। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल समझा दिया तुमने। रिडीमेबल का मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड का होता है। हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑन विच द कंपनी रिपेज द कैपिटल अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। वैसे तो डिविडेंड तुमको मिलता जाएगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर, फॉर एग्जांपल 20 पकड़ ले, उसके बाद तुमको जो प्रिंसिपल अमाउंट तुमने लगाया है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी तुमको वापस मिलेगा, ठीक है। मस्ट बी रिडीम विद इन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर अंदर तुम्हारा रिडीम हो जाना चाहिए। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंपनी है ना तो इसमें 30 ईयर्स का ऑप्शन है कि 30 ईयर्स के बाद भी तुम रिडीम करवा सकते हो अपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को। अच्छा, फटाफट एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये रिडीम टाइम पीरियड कितना रहता है? मैक्सिमम 20 ईयर्स, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 ईयर्स तक जा सकता है, ठीक। चलो ओके, उसके बाद देखो इरिडीमेबल नॉट पॉसिबल। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वोटिंग का चक्कर सुनो। वोटिंग का सिर्फ इतना याद रखो दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के हर डिसीजन के ऊपर वोट करेगा, ठीक है। एवरी डिसीजन के ऊपर वोट करेगा। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के उन्हीं डिसीजंस के ऊपर वोट डालेंगे जो उनको डायरेक्टली इफेक्ट करते हो, दैट डायरेक्टली इफेक्ट या फिर रिलेट्स टू देम, ठीक है। अगर तुमसे रिलेटेड कोई कंसेप्ट है, तुमसे रिलेटेड कोई टॉपिक है, वहां पे तुम वोट करो। इसके अलावा कंपनी के किसी डिसीजन के ऊपर तुम्हारा वोटिंग नहीं रहेगा। देखो, हैव द राइट टू वोट, इसको देखो अच्छे से। हैव द राइट टू वोट ओनली ऑन द रेजोल्यूशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट देयर प्रेफरेंशियल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा तुम किसी और रेजोल्यूशन के ऊपर वोट नहीं कर सकते। तुमसे रिलेटेड अगर कुछ हो तब जाके तुम वोटिंग वगैरह डाल सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे have the right to vote on every bloody resolution that is being passed in the company, क्योंकि तुम मालिक है भाई, तुम है इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। चलो आगे देखेंगे। देखो, तुम्हारे कंपनी में कहीं पर भी अगर तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल लिखा हो तो तुम वहां पे सब्सक्राइब कितना हुआ है एंड पेड अप कितना हुआ है वो भी लिखा होना चाहिए। अगर नहीं किए तो ये पेनल्टी मिलेगा तुमको, ठीक। कंपनी को बस 10,000, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। अच्छा, ये डेफिनेशंस है। चलो इधर आ जाओ, प्रोस्पेक्टस में आ जाओ। सबसे पहला प्रोस्पेक्टस होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके बाद आता है आपका
शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तीसरा आता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस का और एक नाम है, वो है ऑफर फॉर सेल। डीम्ड प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, सिंपल चीज है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, कोई भी कॉलेज में जा रहे हो तुम एडमिशन के लिए, कॉलेज के बारे में तुमको कैसे मालूम कर पाओगे, कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है कि नहीं, बताओ। जब भी तुम कॉलेज में जाते हो या फिर गए हो या फिर जाने वाले हो, हर कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेकर आते हो, देखते हो कि उसका पूरा हिस्ट्री क्या है, उसमें परफॉर्मेंस कितना अच्छा दिया है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे डिटेल्स कहाँ पे लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में। वैसे ही कंपनी अगर अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करना चाहते हैं तो उसके बारे में सारे डिटेल्स जो है उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है टू द जनरल पब्लिक। पब्लिक देखते हैं प्रोस्पेक्टस को एंड देन डिसाइड करते हैं कि क्या मेरे को इस कंपनी का शेयर खरीदना है कि नहीं। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो तो जी न्यूज़ देखते हैं, जी न्यूज़ देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि शेयर खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। जी न्यूज़ नहीं, सॉरी, जी बिजनेस। ठीक, अच्छा, अभी जो प्रोस्पेक्टस, ये बहुत प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं। ठीक है, एक बार में प्रोस्पेक्टस, एक ही बार में एक प्रोस्पेक्टस ऐसा रिलीज नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्टस होते हैं जो अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं। सबसे पहला है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है, शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, या फिर क्रक्स कह सकते हो, जिसमें कंपनी की डिटेल्स के बारे में लिखा होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, स्पेसिफिकली कितना शेयर इशू करेंगे, कितने रुपए का शेयर रहेगा, वो यहाँ पे लिखा नहीं होता, लेकिन कंपनी के डिटेल्स के बारे में छोटा सा एक प्रोस्पेक्टस रहता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अ प्रोस्पेक्टस दैट डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम, कि कितना शेयर इशू करना है वो लिखा नहीं होता इसमें, और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, कितने रुपए का शेयर्स इशू करना है वो भी लिखा नहीं होता इसमें। इट कंटेन्स मोस्टली कंपनी का इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कब इशू किया जाता है, कंपनी प्लानिंग ए सिक्योरिटी ऑफर में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर द फाइनल प्रोस्पेक्टस। तो फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले तुम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। ठीक है, अब पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, ये सारे देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ लेते हैं। उसके बाद आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, उसके बाद आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले जो एक छोटा सा प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसको कहा जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सुनो, कंपनी जो ये शेयर इशू करता है ना, एक साल में, 1 ईयर में कोई भी कंपनी जो शेयर इशू करता है, हो सकता है कि वो जनवरी में शेयर इशू किए, फिर इसको जून में लगे कि फिर से शेयर इशू करते हैं, फिर इसको दिसंबर में लगे कि फिर से शेयर इशू करते हैं। तो हर बार अगर तुम शेयर इशू करोगे तो हर बार तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। एंड प्रोस्पेक्टस इशू करना एक मामूली काम नहीं होता, बहुत डेंजरस काम होता है, मतलब बहुत हेक्टिक काम होता है, बहुत पैसा लगता है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत लेबर लग जाता है प्रोस्पेक्टस इशू करने में। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्टस इशू करें एंड उसके बाद साल में जितनी बार भी हम लोग चाहे उतनी बार पैसा उठा सकते हैं हम लोग पब्लिक से? आंसर यस। उस प्रोस्पेक्टस का नाम होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसको याद करने का तरीका ये है कि एक शेल्फ के ऊपर, तुम्हारे किचन का जो शेल्फ है उसमें बहुत सारे डब्बे हैं। ठीक है, इन डब्बों को समझ लो तुम एज नंबर ऑफ टाइम्स यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, इतने बार तुम शेयर इशू करना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, एक बार ये शेल्फ बिठा लो तो हर डब्बा जो है एक साथ बैठ सकता है एक शेल्फ में। ठीक है, इसी को याद करना है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब एक बार साल में तुम ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर लो, उसके बाद जितने बार भी इशू करना है तुमको बार बार शेल्फ लगाने की आवश्यकता नहीं होगा। तुम जितना डब्बा रखना चाहते हो, मतलब जितनी बार शेयर इशू करना चाहते हो उतनी बार कर सकते हो। क्या ये समझ में आ चुका है? यह शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक बार अ सिंगल प्रोस्पेक्टस फॉर मल्टीपल पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज ओवर अ सर्टेन पीरियड। ये पीरियड कितना रहता है? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट ऑफर। अच्छा, ये कैसे होता है? ये तुम आरओसी को फाइल करते हो, इट इज फाइल विद आरओसी एट द स्टेज ऑफ द फर्स्ट ऑफर। जो साल में पहली बार तुम ऑफर करोगे ना, उसमें तुम आरओसी को ये फाइल कर देते हो। ठीक है,
फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, अच्छा ये जो है ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे। पहले हम लोग डिफरेंस याद दिमाग में सेट कर लेते हैं कि एक किस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस, अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा पूरा सेलिएंट फीचर्स रहता है ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय दी सेबी। तुमको यहाँ पे लिखा होता है, तुमको यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, अंडरराइटिंग कितना हुआ है, ठीक है, एंड हर तुम्हारा शेयर का प्राइस कितना है, कितना तुम अलॉट करना चाहते हो, सारा डिटेल वहां पे लिखा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? याद रखना कि अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस का जो डिटेल है ये और तुम्हारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डिटेल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में तुमने बड़ा चढ़ा के लिख दिए एंड जब बाद में इशू करने जाए तुम अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस में तुमने चेंज कर दिए डिटेल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस लग जाएगा, पेनल्टी वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस के डिटेल सेम होना चाहिए, लेकिन अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस में तुम्हारे और ज़्यादा डिटेल जाएगा इसमें, ठीक है, एडिशनल डिटेल्स आएंगे, लेकिन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर लिखा है तुम्हारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है, तो तुमको अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस में भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव वही लिखना होगा। क्या ये समझ में आ चुका है? ठीक है, ये याद रखो, ये शायद यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन याद रखो, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। फिर आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है मैं तुमको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, प्रोस्पेक्टस इशू करना इज अ वेरी हैक्टिक जॉब। क्या हम लोग प्रोस्पेक्टस, कोई भी कंपनी है, कंपनी ए, क्या ये कंपनी बी को काम दे सकता है? और इनका काम ही है प्रोस्पेक्टस इशू करना, ठीक है। ये एक अलग फर्म या फिर कंपनी है जो प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करते हैं, ठीक है। दे डू दिस वर्क फॉर द कंपनी, ठीक है, पैसे के लिए वो लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो अगर कंपनी बी ने या फिर जो भी तुम्हारा जिसको भी तुमने काम दिया है, ठीक है, उसने अगर तुम्हारे बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ठीक है, तुम्हारे बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस, क्योंकि तुमने काम दूसरे लोग को दे दिया है ना, तुमने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, उनसे तुम प्रोस्पेक्टस इशू करवा रहे हो, तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये तुम्हारा ही प्रोस्पेक्टस रहेगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस रहेगा तुम्हारे कंपनी का, ए कंपनी का, क्योंकि तुम किसी और से प्रोस्पेक्टस इशू करवा रहे हो। लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टस कोई और इशू कर रहा है ये तुम्हारा ही प्रोस्पेक्टस रहेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये हम लोग किसी इंटरमीडियरी के लिए, इंटरमीडियरी को दे देते काम कि तू कर ले, ठीक है, तू ये कर ले। समझ में आ रहा है? हर प्रोस्पेक्टस का अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस का तो तुम्हारा होगा सेक्शन 25, रेड हेरिंग का 32, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का 31, अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 2(1), ठीक है, 2 क्लॉज 1। तो ये ए में आता है क्योंकि ए जो है सेक्शन 2 जो है वो पूरा डेफिनेशन क्लॉज है, तो उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 1 में सबसे पहला जो है वो है तुम्हारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जो है वो सबसे पहले तुम्हारा अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस देखने को मिलता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तुमको डिफरेंस समझ में आ चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं तुमको रीड करने के लिए दूंगा होमवर्क घर पे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तुम घर में बैठ के रीड करोगे और जितना मैंने करवाया है इसको बाय हार्ट कर लो। एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है, बाय हार्ट कर लो एंड बहुत मज़ा आने वाला है अपकमिंग वीडियोस में। और इस चैप्टर का मैं टेस्ट भी लेने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। अपने जो क्वेरीज रहेंगे वो अपने व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? शायद ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाए। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।